हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर स्टडी विद ग्रेट एफर्ट एंड इंटरेस्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी विजय। वेलकम करते हैं सभी को आपके अपने चैनल विज्ञान प्रशस्ति पर। सो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियोस जो है अपलोड हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों शेयर करो भाई चैनल को, धीरे धीरे मतलब बहुत स्लो ग्रो हो रहा है। आप लोग चाहो तो बहुत स्पीड काम को कर सकते हो, तो कृपा करके आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कर लो। जो आज की बात होगा दोस्तों, यहाँ पर आज की जो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोगों का क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड के ऊपर जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है दोस्तों, उसका आज हम लोग बहुत अच्छे से मतलब डिस्कशन करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। चलो आप लोग अपना पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाओ, क्योंकि जो टॉपिक होगा दोस्तों वहां पर कलर के बारे में ज्यादातर आप लोगों को कलर में फोकस करने की। हाँ, इस सॉल्ट का कलर क्या है, इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या है, ये क्या NH4 विच में सोल्यूबल होता है या के विच में सोल्यूबल होता है कि नहीं, एक्सेस डाला जाएगा तब क्या होगा, लाइक वगैरह वगैरह, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट कौन है, राइट, ये सब के बारे में। और लाइक कुछ मेटल ऑक्साइड है वो कैसे मतलब आपका अल्काली के साथ रिएक्ट करेंगे, रिएजेंट क्या होता है, एनालिटिक एक्चुअली में वो जो टर्म है वो क्या है। उसके बाद दोस्तों ये जो होता है ना कि क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो ये सब क्या है, तो हर एक छोटा छोटा बात को यहाँ पर लिखेंगे, समझाएंगे, आप लोग लिखोगे, ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, सो डोंट इग्नोर दिस वीडियो कि ये फ्री में यूट्यूब में है, हम लोग कोर्स नहीं परचेस किए किसी भी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो ऐसे इग्नोर कर दोगे तो दोस्तों ये मत समझो, क्योंकि वहां पर भी टीचर ही पढ़ाते हैं और हम लोग बहुत सारे डिग्री लेके ही पढ़ा रहे, तो ऑब्वियसली ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जो टीचर फ्री में पढ़ा रहा है उसका भी नॉलेज है भाई। ऐसा नहीं कि नहीं है नॉलेज तो आगे पढ़ा रहा है, ऐसा बात नहीं है। सब कोई, हर किसी टीचर के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बट डिपेंड्स करता है कि उसका बात को कैसे स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब कर पा रहे, कैसे ले पा रहे, राइट, और वो टीचर कितना डेडिकेटिव है टुवर्ड्स देयर स्टूडेंट्स। तो ये मायने रखता है अल्टीमेटली। तो बहुत सारा बात कर लिए, अब हम लोग बहुत फटाफट स्टार्ट कर लेंगे अपना क्लास। ओके, सो हेडिंग लगा लो दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग लगा लो एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, सो प्यारा सा हेडिंग चाहिए यहाँ पर, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। दोस्तों बात करेंगे यहां पर कि यूज ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दोनों दो इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड आपका और एक नाम है, क्या नाम है इसका, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, NH4OH, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका नाम है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो रहा है चीजें। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री, अब देखो आप लोग हर एक काम को क्लियर करते चलो। पहला काम तो ये सर, एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, एनालिसिस क्या होता है दोस्तों, एनालिसिस होता है, आपको अगर बहुत सिंपल तरीके से बोला जाए कि एनालिसिस का मतलब क्या है, अगर इन इन साइंस के रिस्पेक्ट में देखें, एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड में, कोई भी कंपाउंड है मान लो, तो उसमें क्या कंपोनेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको पता करना। कि तो क्या बात बोल रहे थे दोस्तों, क्या बात बोल रहे थे कि ये देखो एनालिसिस का मतलब आप लोगों को समझा दिए। अब देखो ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है ना, ये कौन सा केमिस्ट्री है भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर एनालिटिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिकल केमिस्ट्री में दोस्तों क्या होता है, पहले तो नाम को क्लियर कर लो ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है कि एक कंपाउंड को स्टडी करेंगे, एक कंपाउंड को क्या करना है, स्टडी करना है। कैसे स्टडी करेंगे कंपाउंड को बताओ, एक कंपाउंड को दोस्तों एक्सपेरिमेंटली स्टडी करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ अ सैंपल, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ अ सैंपल, एक्सपेरिमेंटल मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे और इस हिसाब से स्टडी करेंगे चीजों। ठीक है, देख के नहीं बताएंगे कि एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका जो रिजल्ट होगा उस हिसाब से चीजों को बताया जाएगा कि हाँ ये सैंपल ये है, इसके पास ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लाइक लाइक वगैरह वगैरह, राइट, इसमें ये मेटल आयंस प्रेजेंट है, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल
एनालिसिस स्टडी ऑफ अ सैंपल। और ये स्टडी जो है ना, ये दो टाइप में हो सकता है, या तो आप क्वालिटेटिव स्टडी करो और आप क्वांटिटेटिव स्टडी करो। ठीक है, एक तो होता है आपका क्वालिटेटिव स्टडी करना, क्वालिटेटिव स्टडी करना, और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव स्टडी करना, क्वांटिटेटिव स्टडी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बताओ? ये चीज क्लियर हुआ कि क्वालिटेटिव स्टडी करना और क्वांटिटेटिव स्टडी करना, दोनों टर्म को अच्छे से क्लियर करो, गौर करो, दोनों टर्म के ऊपर गौर करो आप लोग। तो क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जस्ट आपको बता देना कि हाँ इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। अननोन सब्सटेंस में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अननोन सब्सटेंस, बस केमिकल टेस्ट हम लोग ये चीज करते हैं। क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो अननोन सब्सटेंस होता है यहां पर, इसमें आइडेंटिटी किया जाता है। जैसे कि मान के चलो आपके पास एक सैंपल दिया गया है, ठीक है, और इस सैंपल के बारे में हम लोगों को नहीं पता, ये अननोन है आपके पास। क्या है ये? अननोन है। तो ये अननोन है, तो क्वालिटेटिव स्टडी मतलब क्या होता है कि द स्टडी ऑफ ए अननोन सब्सटेंस। ठीक है, मतलब वो अननोन सब्सटेंस में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, अननोन सब्सटेंस को क्या है, मतलब वो अननोन सब्सटेंस वो कौन है, वो चीज पता करते हैं, यानी कि इन अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस अननोन सब्सटेंस। तो ये काम कहां पर होता है? क्वालिटेटिव। अब देखो क्या समझा अभी कि एनालिसिस करना मतलब किसी भी कंपाउंड में कौन सा कंपोनेंट है इसको देखना, इसके बारे में चर्चा करना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके आधारित हम बोलेंगे कि हाँ ये सैंपल में ये चीज है। तो वो दो टाइप में हो सकता है दोस्तों, स्टडी दो टाइप में हो सकता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी। एक तो होगा आपका क्वालिटेटिव स्टडी और एक होता है आपका क्वांटिटेटिव स्टडी। तो अब दोनों टर्म में कॉन्सेप्ट क्लियर करो। क्वालिटेटिव स्टडी मतलब होता है कि कोई भी आपको, मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक सैंपल पकड़ा दिया, अब बोलो, और आप लैब में हो, आपको एक सैंपल दिया गया है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि बताओ इसमें ये कौन है। ठीक है, ये सोडियम नाइट्रेट है और पोटेशियम नाइट्रेट है और पोटेशियम परमैंगनेट है, बस उसको बता देना है आपको। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन करना है किसको? अननोन आइडेंटिफिकेशन, अननोन सब्सटेंस को जो है, अननोन सैंपल को है जो, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? राइट। तो ये देखो, ये आइडेंटिफिकेशन करना बस खत्म हो गया। अब ये आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे ना भाई? केमिकल टेस्ट। ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है ये केमिकल टेस्ट करेंगे हम लोग, केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट। और केमिकल टेस्ट करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? एक रिएजेंट की जरूरत होता है कि नहीं बताओ? रिएजेंट की जरूरत होता है, ऑब्वियसली बात है सर, रिएजेंट नहीं डालेंगे तो टेस्ट कैसे आएगा? ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दोस्तों क्या चाहिए? केमिकल टेस्ट करना होगा। और ऑब्वियसली बात है कि केमिकल टेस्ट करने के लिए आपको, आपके पास रिएजेंट होना चाहिए, केमिकल रिएजेंट होना चाहिए। और हम लोग यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर NaOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात की है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो बात किया है, ये लोग इसी अंडर में आएंगे, यानी कि ये लोग रिएजेंट है। ठीक है, ये लोग क्या है? एल्कालीज जो होता है दोस्तों यहाँ पर एज ए रिएजेंट के हिसाब से काम करता है। समझ में आया? एल्कालीज जो होता है, एल्कालीज मतलब इसमें जो एक बेस है, जो बेस क्या होता है दोस्तों? पानी में डिसॉल्व होता है, और वो बेस पानी में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस प्रोड्यूस करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काली बोलते हैं। तो एल्काली एज ए रिएजेंट के हिसाब से काम करता है। तो यहां पर जो मेटल आयंस की आइडेंटिफिकेशन करेंगे दोस्तों, वहां पर हम लोग एल्कालीज यूज करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब एल्कालीज है जो कि एज ए रिएजेंट काम कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया? तो ये चलो हो गया। अब देखो क्वांटिटेटिव स्टडी मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर वो क्वांटिटेटिव स्टडी मतलब यहाँ पर कंपोजिशंस के बारे में पता करना कि इसमें कितना आयरन है, इसमें कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें कितना हाइड्रोजन है, लाइक इसमें कितना क्लोरीन है। तो ये क्वांटिटेटिव स्टडी हो गया, यानी कि कंपोजिशंस के बारे में पता करना। कोई भी सैंपल है तो उसका कंपोजिशंस के बारे में पता करना, कंपोजिशन पता है करना, कंपोजिशंस के बारे में। जैसे आप लोगों को कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, मान लो आपको एक सैंपल दिया गया आयरन ऑक्साइड का, Fe2O3 का। अब देखो यहाँ पर दो एलिमेंट है, आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर आयरन एलिमेंट है और O है, ऑक्सीजन है।
तो इसमें देखो आपको बताना होगा कि आयरन का मात्रा कितना है, यानी कि आयरन उस सैंपल में कितना प्रेजेंट है, कितना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों अगर आयरन की बात करें तो यहाँ पर Fe3+ यानी कि फेरिक आयंस प्रेजेंट होगा, तो वो अब तक कितना मिलीग्राम और ग्राम में निकलेंगे, उस सैंपल में कितना आयरन 3+ प्रेजेंट है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी। तो ऐसे कंपोजिशन के बारे में आप लोगों को बताते हैं, क्या कंपोजिशन के बारे में ये क्वांटिटेटिव स्टडी को दर्शाया जाता है। यहां तक बात क्लियर हुआ आप लोगों को, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, समझ में आया। अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज की जो इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, उसकी मतलब इंपॉर्टेंट बातचीत है वो करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एल्कालीज मतलब आप बोल सकते हो कि सर NH4OH इसका जो है एज ए रिएजेंट काम करेंगे, KOH जो है ये आपका एज ए रिएजेंट काम करेंगे। आप बोल सकते हो कि NaOH, ये जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पर सारा चीज, ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसको हटा देते हैं और आगे में बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो क्या है कि बहुत सारा मेटल आयंस को लेके इस चैप्टर में डिस्कशन है। एकदम सिंपल सी बात करें तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, पहले तो बात ये माइंड में क्लियर करो कि सर पढ़ना क्या है। पढ़ना ये है भाई कि आपके पास कुछ मेटल आयंस दिया जाएगा, मेटल आयंस, ये मेटल आयंस जो है ये इसका आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे ना, ये मेटल आयंस जब भी इस एल्काली यानी कि रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शंस होगा तो ये लोग क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रेसिपिटेट, यानी कि एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता, और उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मेटल साइंस दोस्तों, मेटल साइंस में रिएजेंट डालेंगे तो उसमें प्रेसिपिटेट आएगा, उसका कलर होगा, उस कलर से हम लोग क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कलर से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखो ये जो मेटल आयंस है दोस्तों, इसका जो ये कहां से आएंगे ना, ये आपका आएंगे कि सॉल्ट से आएंगे, ठीक है। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से दोस्तों कुछ सॉल्ट्स होंगे कलर, जैसे कुछ सॉल्ट्स होंगे कलर और कुछ सॉल्ट्स होंगे कलरलेस, यानी कि आप उसके पास कुछ कलर नहीं होगा, राइट। तो कुछ कलर होगा, कुछ कलरलेस होगा। अब देखो ये इस हर एक सॉल्ट में क्या होगा, मेटल आयंस प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो ये मेटल आयंस ही जो है दोस्तों यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है उस प्रेसिपिटेशन को फॉर्मेशन में, क्योंकि मेटल आयंस पॉजिटिव चार्ज होता है और वो OH- के साथ रिएक्शंस करेगा। मान लो कि आपके पास एक मेटल आयंस है M+, तो ये आप क्या करेंगे, ये OH- के साथ रिएक्शंस करेंगे और MOH बनाएगा। तो इस हिसाब से चीजें हो रहा है, राइट। जैसे मान के चलो यहाँ पर मेटल का चार्ज था आपका 3+, तो ये ऑक्साइड आयंस के साथ रिएक्शंस करके MOH बनाएगा। अब डिपेंड कर रहा है कि ये प्रेसिपिटेट जो है ये कलर है या नहीं है, डिपेंड करेगा आपका जो करस्पॉन्डिंग मेटल आयन है उसके ऊपर। तो ये कौन सा मेटल आयन से डिपेंड करेगा उसके ऊपर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो रिएजेंट है दोस्तों वो हम लोग NaOH के ऊपर काम करेंगे, NH4OH के ऊपर काम करेंगे। और एक बात, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, ठीक है, तो प्रेसिपिटेट आप लोगों को इनसॉल्युबल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि हाँ ये जो है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, इनसॉल्युबल है, राइट। अब देखो ये प्रेसिपिटेट क्या होना चाहिए कि अगर हम लोग एक्सेस में मान लो कि वो रिएजेंट डाले तो उसमें वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, इसको चेक करना है, ठीक है। मान लो कि ये एक्सेस में डाला जा रहा है, ऐसे पहले तो वो फॉर्म होगा, राइट, वहां पर फॉर्म करेंगे और उसके बाद अगर एक्सेस में उस रिएजेंट को डालेंगे तो वो क्या उस प्रेसिपिटेट में डिसॉल्व हो जाएगा, और ऐसे नॉर्मल इनसॉल्युबल रहेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रेसिपिटेट है, वो कौन सा मेटल का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि एक्सेस डालने या दो चीज हो सकता है कि ये आपका सॉल्युबल भी हो सकता है और यहां पर रिमेन इनसॉल्युबल भी रहेगा, राइट। ये चीज ध्यान में रखना है। और एक होता है दोस्तों स्पेयरिंगली सॉल्युबल, उसका भी बात करेंगे हम लोग, कैल्शियम आयंस का, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो पूरा मतलब मैप माइंड में क्लियर हो गया कि क्या पढ़ना है इस चैप्टर में दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट होता है कि पहले स्टूडेंट को एक टीचर आए और वो बता दे कि हाँ अब मतलब एम क्या है, क्लास का एम क्या है और हम लोग क्या क्या सीख के जाएंगे। तो दोस्तों अगर इस क्लास को कोई बहुत शिद्दत के साथ बहुत अच्छे से सुन रहा है ना, तो उसको तो आज पूरा क्लियर हो जाएगा कि मेटल आयंस कौन सा होता है और उनका कलर क्या होता है, उनका सॉल्ट का कलर क्या होता है, और वो अगर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बनाएगा तो उसका कलर क्या होगा, वो सॉल्युबल होंगे कि नहीं, अनसॉल्युबल होगा या नहीं। तो इतना सारा नॉलेज लेके जाएगा इस
पूरा 1 घंटा के क्लास में, लगभग 1 घंटा होने वाला है। तो बहुत अच्छे से दोस्तों एकदम पूरा मतलब पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऐसे टाइप के हम लोग आयंस की बात करेंगे जो मतलब क्या होता है कि कलरलेस होता है, ठीक है, जो होता है कलरलेस। तो ऐसा आप लोग बताओ, याद करो कि क्या क्या ऐसा था जो कि कलरलेस था। तो देखो यहाँ पर कलरलेस आयंस करके आप लोग हेडिंग लगाओ यहाँ पर, कलरलेस आयन, कलरलेस आयन, कलरलेस आयन, समझ में आया। कलरलेस आयंस जितना भी है हम लोग बात करेंगे जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखो कलरलेस आयंस क्या क्या है दोस्तों। तो देखो सोडियम आयन, सोडियम आयन मतलब देखो बहुत को अगर सोडियम आयन के बारे में पता नहीं है तो वो ये आप लोग यहाँ पर से पता कर लो। अब देखो सोडियम के ऊपर चार्ज क्या रहेगा, ये होगा सर प्लस, क्योंकि ये सब हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, ये सब हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए। अब देखो सोडियम हो गया। अब पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम, पोटेशियम आयन का दोस्तों यहाँ पर ये प्लस होगा, ये भी आपका कलरलेस होता है, ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का होगा Mg2 प्लस, समझ में आया। अब देखो एल्यूमिनियम की अगर बात करें, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम तो ये आपका हो जाएगा Al3 प्लस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें लेड की तो लेड, लेड आयन होगा आपका Pb2 प्लस, समझ में आया, ठीक है। अब देखो और भी बहुत सारा आयन है दोस्तों यहाँ पर। जिंक की अगर बात करें हम लोग Zn, जिंक के आयंस की बात करें तो आपका ये जिंक +2 आ रहा है, ये चीज समझ में आया। एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया। आप देखो कुछ एनायंस का भी लिखते हैं, कुछ एनायंस का भी लिखते हैं, जैसे सल्फेट, सल्फेट इसका होगा आपका SO4 2-, सल्फाइड SUL PHID, सल्फाइड का ये भी आपका कलरलेस होता है। कार्बोनेट, ये आपका होता है CO3 2-, ठीक है। क्लोराइड CHLORID, क्लोराइड। और एक दोस्तों एक बात है ना, यह जो सॉल्ट चैप्टर हम लोग कर रहे थे ना, उसका लास्ट पार्ट बाकी है, तो वो आप लोग कर देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वहां पर देखेंगे कौन सा सॉल्ट सोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। तो वो चीज अभी याद आ गया सॉल्ट लिखने के लिए। तो चलो ये सब ध्यान रखना है, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, ये जिंक, ये सब जितना भी आयंस यहाँ पर लिखे हैं ना, जितना भी आयंस यहाँ पर लिखा गया है सब कलरलेस आयंस है। यानी कि इसका जो सॉल्ट बनाएंगे दोस्तों, ये लोग सॉल्ट जो बनाएंगे ये सब क्या हो जाएगा, कलरलेस सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सॉल्ट, कोई भी एक सॉल्ट ले लो, जैसे सोडियम क्लोराइड, देखो आप लोग सोडियम क्लोराइड व्हाइट कलरलेस, ठीक है, मतलब व्हाइट को अभी हम लोग कलर नहीं मानेंगे तो कलरलेस होता है यहाँ पर। और सल्फेट, बेरियम सल्फेट का भी देखो ऐसा कुछ कलर नहीं है कि लाल नील वायोलेट पिंक ऐसा कुछ कलर नहीं हो रहा है। लेड सल्फेट का भी देख सकते हो आप लोग, तो ये भी कलरलेस व्हाइट है, राइट। तो ऐसा करके आप लोग सारा चीज को एक बार नोटिस कर लो कि इसमें सब जो भी चीज बनेगा दोस्तों, जो भी चीज बनेगा यहाँ पर, जो भी चीज बनेगा, हाँ, ये आयंस लेके जो भी सॉल्ट्स बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, सब क्या होगा, कलरलेस आएगा। ये यहां तक बात क्लियर हुआ। अगर बात क्लियर हो गया है दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और कलर मेटल्स के ऊपर चर्चा करते हैं अपना, ठीक है, कलर मेटल्स के ऊपर अपना डिस्कशंस को करते हैं। तो चलो हेडिंग लगाओ कलरलेस, ये था, अब लगाओ कलर मेटल्स। कलर मेटल्स क्या होता है देखो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक कलर रहेगा, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा, कलर रहेगा। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, ये बोर्ड मतलब ये है ना एल्काली यानी कि डिटर्जेंट दे के थोड़ा वॉश करने की कोशिश किया था, तो बस इसमें खराबी आ गया आई थिंक, तो पानी से ही सही रहेगा, ठीक है। तो इसमें लिखने में दिक्कत हो रहा है थोड़ा। तो चलो, तो कलरलेस था, अभी कलर हो गया दोस्तों। कलर आयन जो भी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आयंस की, तो वो कलर आयन होगा। तो चलो 1 बाय 1 आप लोग को बताते हैं कलर आयन क्या क्या होता है। तो जैसे नॉर्मल बात करें तो जो आयंस की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर कॉपर, ये आपका कलर आयन होगा। आयरन 2+, ये कलर होगा आपका। निकेल 2+, ये आपका कलर आयन होगा। उसके बाद कोबाल्ट 2+, ये आपका कलर आयन होगा।
ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग आयरन 3+ की, ये भी आपका क्या है, कलर आयंस में आएगा, ठीक है। और कॉपर, आयरन, निकल, कोबाल्ट, उसके बाद दोस्तों और भी है क्रोमियम की अगर बात करें, क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम Cr3+, क्रोमियम। उसके बाद दोस्तों क्रोमेट की बात कर सकते हैं हम लोग, CrO4 2-, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं मैंगनीज Mn2+, परमैंगनेट आयंस की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना सारा हम लोग आयंस देखे जिन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक कुछ ना कुछ कलर होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है। जैसे देखो अगर हम लोग बात करें कॉपर की दोस्तों, तो देखो यहाँ पर कॉपर का 2 चार्ज होता है, एक तो होता है आपका +1 और एक होता है आपका +2। तो +1 में मतलब क्यूप्रस है, तो उसका बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोग क्यूप्रिक की बात कर रहे हैं। तो ये क्यूप्रिक का कलर क्या होगा, देखो तो क्यूप्रिक का कलर होगा दोस्तों यहाँ पर, ये जो क्यूप्रिक है इसका कलर लिखो आप लोग ब्लू कलर में, ठीक है। तो ब्लू मार्कर में लिख रहे हैं तो ब्लू कलर, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखो Fe2+, तो ये आपका क्या होगा, ये जो आयंस है इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होता है दोस्तों ग्रीन, ठीक है। क्या कलर होता है आपका, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर का मार्कर नहीं तो ग्रीन में लिख देते हैं। अब देखो निकल का कलर क्या होता है दोस्तों, पता है आप लोगों को, निकल का कलर क्या होता है बताओ। निकल का कलर होता है आपका, ध्यान से सुनो, निकल का कलर होगा आप लोगों का ग्रीन कलर का, ठीक है। निकल का क्या कलर होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। अब देखो सर इसमें भी ग्रीन लिखे आप और इसमें भी ग्रीन लिखे, तो अंतर क्या है भाई, देखो एक चीज अंतर है, यहाँ पर जो ग्रीन होगा वो थोड़ा लाइट ग्रीन होगा, क्या होगा ना, यहाँ पर जो ग्रीन होगा दोस्तों ये थोड़ा लाइट ग्रीन में आएंगे। अब देखो यह हो गया। अब देखो Fe2+ का कलर अगर लाइट ग्रीन है तो क्या Fe3+ का कलर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा ब्राउन कलर का, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इसका ब्राउन कलर में आएंगे, समझ में आया। अब देखो कोबाल्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो कोबाल्ट का कौन सा कलर आएगा बताओ, कोबाल्ट का कौन सा कलर आएगा ना सर, कोबाल्ट का कलर आएगा पिंक वायलेट, ठीक है। क्या आएगा ना, कोबाल्ट का कलर आएगा दोस्तों, कोबाल्ट का कलर आएगा पिंक वायलेट, ये कलर आएगा कोबाल्ट का, पिंक वायलेट कलर जो आएगा ये कोबाल्ट का आएगा। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो देखो यहाँ पर हम 4 का अभी भी 5 का बात कर लिए। Copper2+ यानी कि क्यूप्रिक आयंस का कलर होता है आपका ब्लू, Fe2+ का होता है लाइट ग्रीन, निकेल 2+ का होता है ग्रीन। अब देखो कोबाल्ट 2+ की अगर बात करें तो पिंक वायलेट होता है। अब देखो आयरन 3+ की बात करें तो वो ब्राउन कलर में आएगा। अच्छा क्रोमियम की अगर बात करें दोस्तों तो ये ग्रीन कलर का होता है। अब देखो ग्रीन कौन सा ग्रीन, ये कौन सा ग्रीन होगा बताओ, ये कौन सा ग्रीन होगा। यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को कि ग्रीन कौन सा ग्रीन हो रहा है, यहाँ पर बताओ। ये दोस्तों ग्रीन होगा आपका, थोड़ा सा डार्क होंगे, ठीक है। देखो निकेल 2+ का भी ग्रीन है लेकिन ये थोड़ा हल्का है। और अगर बात करें क्रोमियम 3+ की तो वो थोड़ा क्या हो जाएंगे, डार्क हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, फिर डार्क ग्रीन। अब देखो Mn2+ का अगर बात करें दोस्तों तो Mn2+ का कलर क्या होगा ना, Mn2+ का कलर हो जाएगा साथियों, Mn2+ का कलर क्या होगा बताओ, Mn2+ का हो जाएगा। देखो यहाँ पर दो चीज में कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर भी Mn का एक कंपाउंड है और यहाँ पर भी एक Mn का कंपाउंड है। तो देखो यहाँ पर Mn2+ जो है यहाँ पर आपका पिंक होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका पिंक होगा और यहाँ पर भी पिंक लिखेंगे। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, ये जो पिंक होगा ये आपका लाइट पिंक होगा, ये क्या होगा, लाइट पिंक होगा, LIGHT लाइट, हल्का पिंक होगा। और जो MnO4 वाला जो पार्ट है वो एकदम नॉर्मल पिंक हो गए, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल पिंक होगा। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को बता दिए कि Mn2+ में कौन सा कलर आ रहा है और इसमें क्या कलर आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्रोमेट की बात करें अगर दोस्तों, ये जो CrO4 2- है ना, इसको देख के घबराना नहीं है, इसका नाम है क्रोमेट, इसका नाम है क्रोमेट, CHROMAT, इसका नाम है क्रोमेट। देखो ध्यान से सुनो, एकदम अच्छे बच्चे के तरह पढ़ाई करो, पूरा फोकस के साथ रहो। तो क्रोमेट आयन का दोस्तों कलर होता है यहाँ पर मेरे भाई, क्रोमेट आयन का होगा आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा येलो कलर का, ठीक है, समझ में आया, ये चीज हो जाएगा आपका येलो कलर का। अब सर और एक है ना क्रोमेट का, और एक चीज होता है जो आप लोग अक्सर सवाल पूछा जाता है, ये होता है आपका डाइक्रोमेट, ठीक है। ये क्या होता है आपका डाइक्रोमेट। तो देखो क्रोमेट का CrO4 2- होगा, तो डाइक्रोमेट का दोस्तों होता है Cr2O7 2-।
Cl2O7 2-, ये चीज होता है आपका डाइक्रोमेट का। समझ में आया? डाइक्रोमेट का ये होता है। तो डाइक्रोमेट का दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले डाइक्रोमेट, CHROMAT, डाइक्रोमेट, ठीक है, ये होता है आपका डाइक्रोमेट, राइट। अब देखो डाइक्रोमेट का जो कलर होता है ना साथियों, डाइक्रोमेट का जो होता है ना, येलो नहीं होता, ये होता है आपका ऑरेंज कलर का, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये होता है आपका ऑरेंज कलर का। तो चलो आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो और सारा चीज एक बार रिवाइज करो मेरे साथ कि सर कॉपर 2+ आपने क्या बताया, ब्लू बताए, ओके। अब देखो Fe2+ का जो बात हुआ दोस्तों, वहां पर वो ग्रीन बताया बट लाइट ग्रीन था। समझ में आया? अब निकल 2+ की जो बात कर रहे थे दोस्तों, वहां पर ग्रीन की बात हो रहा था। कोबाल्ट 2+ की जो बात कर रहे थे हम लोग, कोबाल्ट की, जो यहाँ पर पिंक वायलेट था, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना है, पिंक वायलेट है ये, ठीक है। कोबाल्ट जो है पिंक वायलेट है। Fe3+ की दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर ब्राउन था। क्रोमियम 3+ की अगर बात करें तो वो डार्क ग्रीन था। क्रोमेट की अगर बात करें दोस्तों ना, क्रोमेट की अगर बात करें तो हम लोगों को क्या मिला ना, येलो मिला। Mn2+ को क्या मिला, Mn2+ को यानी कि मैंगनीज को दोस्तों लाइट पिंक मिला। डाइक्रोमेट को ऑरेंज मिला। क्रोमेट को आप लोग को क्या मिला ना, क्रोमेट को आपको मिला, क्रोमेट को आपको मिला येलो। तो इतना सारा देखो मेटल साइंस को ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दोस्तों टोटल 10 जो है यहाँ पर 10 आप लोगों को ध्यान देना है अच्छे से। 10 नंबर यानी कि 10 नंबर ऑफ आयन को ध्यान देना है। कलर है, सारे कलर है। इसको एक बार में याद नहीं होगा बट बार बार में, बारी बारी में जब भी आप लोग रिवीजन करोगे तो ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आप लोगों से पूछ रहे, बताओ क्रोमेट का क्या होगा, आंखें बंद करके बताओ क्रोमेट का क्या होगा ना, क्रोमेट का होगा आपका येलो, ठीक है। अब डाइक्रोमेट का क्या होगा ना, ऑरेंज। तो येलो ऑरेंज ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आयरन 2+ और 3+ में कंफ्यूज मत होना। आयरन 2+ का होता है आपका लाइट ग्रीन और Fe3+ का होता है ब्राउन। अब देखो और एक क्या चीज है, मैंगनीज, Mn2+ और MnO4- में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है कि Mn2+ लाइट पिंक होता है और MnO4 में होता है आपका नॉर्मल पिंक, राइट। ये सारा चीज क्लियर हो गया। अब देखो ये सब जो भी मिला अभी इन लोगों को लेके दोस्तों काम करेंगे। देखो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये जितना भी आयंस यहाँ पर आया है, ठीक है, लगभग अभी हम लोग बात करने वाले हैं और इन लोगों का प्रेसिपिटेशन बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे, पहले तो हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर दोस्तों ना, पहले हम लोग बात करेंगे NaOH के ऊपर, ठीक है। NaOH के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहला आप लोग हेडिंग लगाओ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये सब लिख लिए आप लोग, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ मेटल आयंस का एक्शन। ठीक, तो पहला देखो क्या क्या मेटल आयंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि बात करेंगे हम लोग Mg2+ के ऊपर, Mg2+। अब देखो Mg2+ कहां से मिलेगा, ऑब्वियसली बात है ये आपको मैग्नीशियम सल्फेट से मिल जाएंगे। ये आपको कहां से मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे MgSO4 से, ठीक है। ये आपका ये जो कलर सॉल्ट है, ये जो कलर सॉल्ट है ये आपको यहां से मतलब इसका जो कलर है यानी कि कलर ऑफ द सॉल्ट यहाँ पर कलरलेस है ये, तो यहां से आपको कौन सा आयंस मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है सर Mg2+ मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो आयरन सल्फेट की जो बात करेंगे इस सॉल्ट से दोस्तों, इस सॉल्ट से क्या मिल जाएंगे, यहां से आपको मिलेगा Fe2+, राइट। अब देखो FeCl3 की बात करें तो इस सॉल्ट से आपको क्या मिलेगा, Fe3+ आयन, Fe3+ आयन, ठीक है। अब देखो और कैल्शियम लिखो, कैल्शियम से अगर दोस्तों बात करेंगे, कैल्शियम, कॉपर लिखो, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और लेड नाइट्रेट लिखो, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 से कौन सा सॉल्ट मिलेगा बताओ ना, Cu2+ मिलेगा सर। अच्छा जिंक सल्फेट से कौन सा सॉल्ट मिलेगा, ZnSO4 से कौन सा सॉल्ट मिलेगा ना, Zn2+ मिलेगा, ओके। अच्छा लेड नाइट्रेट से कौन सा सॉल्ट मिलेगा, लेड नाइट्रेट ये आपका मिलेगा Pb2+। आप लोग लिखते चलो मेरे साथ साथ, आप लोग लिखते चलो। तो देखो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, FeSO4 हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद ये चीज आएगा कैल्शियम नाइट्रेट,
कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, तो यहां पर से कौन सा आयंस आएंगे ना, Ca2+ आएगा। देखो अब देखो क्या चीज है, अभी ये सब हम लोग लिख लिया, अब हम लोग को समझा रहे हैं कि कौन सा कलर किसका कलर क्या है, ठीक है, किसका कलर क्या होगा वो चीज अभी लिखेंगे हम लोग। देखो तो मैग्नीशियम सल्फेट, अभी देखो आप लोग मैग्नीशियम का कलर पढ़े, कॉपी देखो, कॉपी देखो, अपना कॉपी देखो, जहां पर देखो लिखा है कि कलरलेस के अंडर में ये आयंस आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है इसका कलर क्या होगा ना, इसका कलर होगा आपका कलरलेस, ये हम लोग कलरलेस में लिखेंगे कि इसका कोई कलर नहीं है। अब देखो आयरन सल्फेट की जो बात किए थे हम लोग, देखो वहां पर Fe2+ जो कि लाइट ग्रीन में आया था, तो ऑब्वियसली यहां पर आप लोग लिख दो कि इसका कलर जो होगा ये लाइट ग्रीन में आएगा, ये क्या आएगा, लाइट ग्रीन। आई होप बच्चों लोग आप लोगों को ये चीज क्लियर हो रहा है, ठीक है, ये लोग ये सब सारा चीज क्लियर हो रहा है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर जो बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर Fe3+ में ये देखो यहाँ पर Fe3+ आयन है, Fe3+ आयन अगर होता है तो वो कौन सा कलर दिखाते हैं, वो भी आप लोगों का नोट्स में है अभी। तो Fe3+ में कौन सा है ना, ब्राउन कलर का दिखाता है, कौन सा कलर का दिखाता है ना, ब्राउन कलर की ये दिखाते हैं, राइट। अब देखो कॉपर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, कॉपर का देखो ब्लू कलर का था, तो ये आप लोग यहाँ पर नोटिस करो कि ये जो कलर होगा इसका ब्लू कलर होगा, इस सॉल्ट का कलर, राइट। अब देखो जिंक का जो था ना, जिंक का देखो आप लोग कुछ भी कोई भी कलर नहीं था वहां पर, जिंक का कोई भी कलर नहीं था, ये आपका कलरलेस होगा, ये क्या होगा, कलरलेस होगा। अब देखो लेड का भी कोई भी कलर नहीं था, ये भी आपका कलरलेस में आएंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कलरलेस में आएगा। और कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें, ये भी आपका कलरलेस में आ जाएगा, कलरलेस। आई होप यहां तक बोर्ड को विजिबल हो रहा है, एक बार जस्ट थोड़ा क्लियर करने दो, एक बार कंफर्म करने दो, ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया तरीके से सभी कुछ दिख रहा है। तो देखो मेरे भाई क्या हो रहा है यहाँ पर कि जितना भी सॉल्ट लिखे, जो भी कलरफुल है, ये सारा मतलब आई मीन सॉरी, ये जो भी आपका सॉल्ट है, कुछ इसमें कलर है, कुछ इसमें नहीं है, कुछ कलरलेस है, तो वो डिपेंड कर रहा है, देखो वो डिपेंड करे कि इसके साथ मतलब कौन सा मेटल आयंस उस सॉल्ट के पास है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि कौन सा मेटल आयन उस सॉल्ट के पास प्रेजेंट है, वो रिस्पॉन्सिबल है उस कलर को बनाने के लिए। तो देखो यहाँ पर Mg2+ प्रेजेंट है, तो Mg2+ पता है हम लोगों को, वो अगर प्रेजेंट होता है तो कलरलेस होता है। Fe2+ दोस्तों अगर प्रेजेंट होता है तो आपका क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है, क्लियर हुआ, वो क्या होता है आपका लाइट ग्रीन होता है। और अगर Fe3+ आयन प्रेजेंट रहा तो ब्राउन कलर का होता है, और अगर कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर 2+ प्रेजेंट रहा तो क्या होगा, वो आपका ब्लू कलर का होगा। और जिंक अगर रहेगा तो जिंक 2+ यानी कि कलरलेस, लेड कलरलेस, कैल्शियम कलरलेस। अब जो बात करेंगे, अब देखो अब क्या है कि एक्सेल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब जितना भी यहाँ पर आपको आयंस मिला है उसमें क्या डालेंगे, रिएजेंट डालेंगे, कौन सा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी इसमें डालेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि रिएक्शंस होगा, जैसे MgSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम का 2 वैलेंस है तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल यूज होगा, 2 मोल यूज होगा, मोल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो यहाँ पर 2 मोल यूज होगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, यहाँ पर MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बना, यहाँ पर एक कंपाउंड बना, और ये साथ में बना आपका Na2SO4। ये बात सबको समझ में आया, ये बात सबको समझ में आया। अब देखो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, ये क्या करेंगे ना, ये आपका एक बनाएंगे प्रेसिपिटेट, क्या बनाएंगे एक ना, ये बनाएंगे एक आपका प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो उस प्रेसिपिटेट का दोस्तों यहाँ पर कलर जानना होगा आप लोगों को कि ये कौन सा प्रेसिपिटेट का जो कलर है, ये कलर क्या है, ठीक है। तो ये कलर आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये जैसे कि व्हाइट है तो ये आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाएंगे, यहाँ पर ये आपका क्या कलर हो जाएगा, ये व्हाइट कलर हो जाएगा, WHAT, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट। समझ में आया आप लोगों को, प्रेसिपिटेट के ऊपर बात कर लिए कि ये इंसोल्यूबल मास है, एक क्या है, एक इंसोल्यूबल सॉलिड है। जब ये चीज जब हम लोग रिएजेंट डालते हैं ना तो मेटल आयंस के साथ रिएक्शन होके ये इंसोल्यूबल मास बनते हैं, राइट। तो ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता, इनसोल्यूबल इन वाटर। तो दोस्तों यहां पर ये चीज ध्यान रखना है कि इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल इन वाटर। अब देखो ठीक है, वाटर में इंसोल्यूबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और एक सवाल आता है आप लोगों को
एग्जाम में आप लोगों को एग्जाम में और एक सवाल आता है कि यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला गया, ओके, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आया, ओके। अब नेक्स्ट सवाल पूछेगा क्या इसमें एक्सेस डालने में क्या होगा, यानी कि एक्सेस में अगर डाले यहां पर NaOH, तो अगर हम लोग एक्सेस ऐड करें, एक्सेस अगर रिएजेंट ऐड करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या ये MgOH यहां पर सॉल्युबल होंगे या नहीं होगा, बताओ ये क्या होगा यहां पर। तो दोस्तों यहां पर भी क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल रहेगा, ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसा लिखना है कि आफ्टर एडिंग द एक्सेस NaOH ऑन द प्रेसिपिटेट, ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल, इट्स बिकम इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल नहीं होता, समझ में आया। और ये कौन सा कलर का आ रहा है, व्हाइट कलर का आ रहा है, बस दिमाग में पूरा सेट कर लो, सारा चीजों को लोड कर लो, ठीक है। अब FeSO4 की आ रहा है, तो यहां पर कौन सा रिएक्शन होगा, ये रिएक्शंस लिखो, यहां पर FeSO4 लिखो मेरे साथ, FeSO4 प्लस, देखो NaOH लेंगे दोस्तों यहां पर, तो 2 NaOH ले लो यहां पर, NaOH। अब देखो ये दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, तो Fe2 प्लस आयंस यहां से मिलेंगे और OH माइनस आयंस यहां से मिलेगा, तो आप लोगों को यहां कौन सा हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा ना, FeOH होल ट्वाइस का प्रेसिपिटेट मिलेगा, और साथ में यहां पर आपको सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों को, राइट। तो यहां पर देखो ये जो प्रेसिपिटेट आया दोस्तों, ये प्रेसिपिटेट का कलर क्या बताओगे आप लोग, बताओ ये क्या बताओगे, Fe2 प्लस का कलर क्या बताओगे। तो दोस्तों यहां पर प्रेसिपिटेट का कलर लिखेंगे हम लोग ना, जो दिखाई देता है, मतलब डर्टी ग्रीन करके आएगा, ये क्या आएगा, डर्टी ग्रीन कलर का ये प्रेसिपिटेट यहां पर फॉर्म होगा। अब देखो बात नेक्स्ट करते हैं कि इसमें अगर NaOH एक्सेस डाला जाए, इसमें अगर NaOH एक्सेस डाला जाए, तो क्या ये डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट यानी कि FeOH फेरस हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट आया वो क्या डिसॉल्व हो जाएंगे, तो नहीं होगा, यहां पर भी क्या रह जाएंगे, ये इनसॉल्युबल रह जाएगा, क्या हो जाएगा यहां पर ना, इनसॉल्युबल, यहां पर भी ये रहेंगे, ठीक है। अब देखो Fe3 प्लस की बात करेंगे, तो यहां पर मेरे भाई ये क्या हो जाएगा ना, FeCl3 लेना होगा, FeCl3 प्लस, देखो यहां पर आपको क्या लेना है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH, क्योंकि यहां पर आयरन का वैलेंसी आपका +3 है, तो इसी वजह से दोस्तों यहां पर 3 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना होगा। तो ऑब्वियसली बात है सर कि यहां पर आपको क्या फॉर्म होना दिखेगा ना, FeOH होल थ्राइस, यानी कि आयरन हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, समझ में आया। अब देखो यहां पर और साथ में क्या फॉर्म होगा ना, यहां पर साथ में फॉर्म हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अब बात करेंगे कि ये जो कलर आ रहा है इसका, यहां पर जो FeOH होल थ्राइस का जो कलर हो रहा है दोस्तों, ये आपका कौन सा कलर में आएगा, तो देखो यहां पर आप लोगों को पता है कि ये ब्राउन कलर का आता है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका जो कलर आएगा प्रेसिपिटेशन का, ये भी आपका कौन सा कलर में आएगा नो, ये भी आपका क्या आ जाएगा नो, रेडिश ब्राउन में आ जाएंगे, समझ में आएगी, बताओ ये भी आपका क्या आ जाएंगे ना, रेडिश ब्राउन में आ जाएगा, तो इसका कलर हो जाएगा आपका रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन। अब देखो नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर इसमें हम लोग ये डाले यानी कि एक्सेस NaOH, तो क्या सोल्यूबल हो जाएगा, नहीं, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये इनसोल्यूबल रहेंगे, इसमें भी क्या रह जाएंगे, ये इनसोल्यूबल रह जाएंगे, क्लियर हो रहा है बात। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉपर की, तो कॉपर सल्फेट था यहाँ पर CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब देखो कॉपर सल्फेट के साथ यहाँ पर जो एल्कली जो रिएजेंट हम लोग डाले हैं वो है आपका NaOH, ठीक है, वो है क्या है NaOH। अब दो यहाँ पर ले लो, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो आपका मिलेगा वो होगा कॉपर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट प्लस, तो ये आपका प्रेसिपिटेट का सिंबल है। अब 2 NaCl यहाँ पर Na2SO4 बनेगा, यहाँ पर Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। अब देखो ये कॉपर का जो हाइड्रोक्साइड मिला है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, ये आपका कौन सा कलर में आएगा, तो देखो ये जो इसका जो कलर था दोस्तों, इसमें जो कॉपर 2 प्लस का जो कलर है उसी के आसपास आएंगे, मतलब वो ही आएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर रेडिश ब्राउन लिख दिए ब्राउन से, तो वो उसका जो बेसिक नेचर होगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका ब्लू कलर का आ जाएगा, ठीक है,
ये भी क्या हो जाएगा ना, ब्लू कलर का जो प्रेसिपिटेट है ये आ जाएंगे। अब बताओ आप लोग कि इसमें अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसमें अगर बात करें, इसमें अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, मतलब ये जो कॉपर का जो आपका हाइड्रोक्साइड मिला है, ठीक है, ये क्या आपको सोल्यूबल दिखेगा, ये क्या आपको सोल्यूबल दिखेगा, नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कॉपर अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर NaOH एक्सेस में डालें तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो देखो जब कॉपर सल्फेट तो था, जब तो उसका जो ब्लू कलर का इंटेंसिटी था वो ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे तो ये थोड़ा इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, पेल येलो आई मीन पेल ब्लू कलर बोलेंगे। अब देखो बात करेंगे जिंक की, तो दोस्तों यहाँ पर लिखो, यहाँ पर जिंक सल्फेट लिखो मेरे साथ, जिंक सल्फेट लिखो, और उसके बाद यहाँ पर जो रिएजेंट है वो रिएजेंट को डालो, NaOH रिएजेंट को डालो, ठीक है। चलो ये रिएजेंट डाले, अब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर होगा जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस की प्रेसिपिटेट यहाँ पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा ना, सोडियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा Na2SO4। समझ में आया। अब देखो ये जिंक का जो है कलर दोस्तों यहाँ पर क्या है, जिंक का कलर क्या है ना, कलरलेस है, यहाँ पर कलरलेस लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो आएगा जिलेटिनियस व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या आएगा यहाँ पर दोस्तों ना, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा व्हाइट जिलेटिनियस आ जाएगा, ठीक है, जिलेटिनस, ठीक है, क्या आ जाएगा जिलेटिनस प्रेसिपिटेट, ये क्या हो जाएगा आपका व्हाइट जिलेटिनस, ये आपका कलर हो जाएगा इसका प्रेसिपिटेट का। अब देखो यहाँ पर कि इसमें अगर दोस्तों बात करें कि इसमें अगर NaOH एक्सेस डालें तो क्या सॉल्युबल होंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है कि हाँ भाई इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये लोग जब आप लोग नोट्स बना रहे हो कॉपी में तो इसको थोड़ा मार्क करके रखना है कि जिंक का जो हाइड्रोक्साइड बनता है, जिंक 2 हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका एक्सेस NaOH डालने में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। ये बात को ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, समझ में आया। अब देखो लेड की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो लेड के लिए आपको लेड नाइट्रेट लेना है, यहाँ पर लेड नाइट्रेट लिए हैं हम लोग ऑब्वियसली, तो लेड नाइट्रेट प्लस यहाँ पर क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऑलरेडी सब में लेना हो रहा है, तो ये लेड हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेड हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, और साथ में तो ये बन ही रहा है, यहाँ पर NaNO3 बनेगा, ठीक है, यहाँ पर NaNO3 बनेगा। अब बताओ यहाँ पे लेड जो ये लेड हाइड्रोक्साइड का जो बन रहा है दोस्तों, लेड हाइड्रोक्साइड ये आपका मतलब ये जो व्हाइट है, ऑब्वियसली बात है ये कलरलेस है, तो उसका जो प्रेसिपिटेट बनेगा तो क्या होगा, वो व्हाइट होंगे। तो व्हाइट कौन सा टाइप का व्हाइट, यहाँ पर भी तो व्हाइट था, यहाँ पर भी व्हाइट था, तो दोस्तों यहाँ पर जो व्हाइट होगा ना, ये व्हाइट आपका क्या होगा ना, चौकी टाइप का व्हाइट होगा, चौकी व्हाइट, ठीक है, ये आपका क्या व्हाइट हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका चौकी व्हाइट हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका क्या हो जाएगा, चौकी व्हाइट हो जाएगा। अब देखो ये सॉल्युबल होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी ये क्या होता है कि सॉल्युबल होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। क्लियर हुआ ये बात, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। अब देखो कैल्शियम की बात करेगा तो कैल्शियम में दोस्तों यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट ले लो, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्लस NaNO3 बनेगा, ठीक है, प्लस क्या होगा NaNO3 बनेगा। तो ये चलो सॉल्युबल हो गया, तो ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा कि नहीं बताओ, ये सॉल्युबल होगा कि नहीं। देखो ये इन लोगों के साथ सॉल्युबल नहीं बना, ये थोड़ा मतलब स्पेयरिंगली सॉल्युबल होगा, ठीक है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल हो जाएगा, यहाँ पर स्पेयरिंगली सॉल्युबल यहाँ पर होना, ये दिखेंगे हम लोग, स्पेयरिंगली सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो चीज आप लोगों को बताएं कि NaOH के साथ ये हम लोग किए, राइट, तो ये सारा चीज ना आप लोग एज इट इज KOH के साथ भी कर सकते हो, ये कॉपी में लिख लो कि ये सारा जितना भी किए एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा आप लोग के सामने, कि ये सभी भी जो भी चीज हुआ है वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर KOH के लिए रिप्लेस कर दो, बस सारा चीज उसी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको आप लोग एक स्क्रीनशॉट या तो लिख के रख सकते हो। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो
चर्चा है उसका उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्या होगा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर चर्चा होंगे, एमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर चर्चा होंगे। तो बस कुछ ही चीज को यहां पर मिटाएंगे हम, बाकी आप लोग एक नया पैराग्राफ बनाओ जहां पर हम लोग ये चीज लिखेंगे। चलो हेडिंग करो एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जैसे कि NaOH था, वहां पर एमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे बस। तो यहाँ पर हम तो इस हिसाब से एडिट कर सकते हैं इसको, आप लोगों को लिखना होगा, ये सबको मिटाना होगा सबको। चलो इसको मिटा ही डालो, इस साइड रखने दो क्योंकि इसी के साथ करेंगे। समझ में आया? चलो लिखो, एडिट करो। देखो तो पहला सॉल्ट क्या था हम लोगों का, MgSO4, या मतलब आप लोग MgCl2 भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। MgCl2 भी ले सकते हो, वो भी व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, वो भी व्हाइट कलर का होता है। तो चलो कोई भी एक ले लो, दिक्कत नहीं है। तो देखो MgSO4, तो क्या डालेंगे यहां पर, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो एमोनियम हाइड्रोक्साइड यहां पर हम लोग लिखे हैं यूज ऑफ दिस एंड NaOH एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो NH4OH, पहला बात तो ये है कि ये आपका स्ट्रांग है और ये आपका वीक है, ये क्लियर हो गया। ये क्या है, आपका स्ट्रांग है और ये आपका वीक अल्कली है, वीक अल्कली है। ठीक है, ये आपका क्या है, वीक बेस और वीक अल्कली है। तो MgSO4 प्लस NH4OH, तो देखो क्या हो जाएगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे MgOH होल ट्वाइस, राइट। इसमें दो मॉलिक्यूल ले लो और इसमें साथ में क्या बनेगा दोस्तों, नाइमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब देखो ये जो MgOH होल ट्वाइस आ रहा है, इसका जो कलर है, ये कलर क्या है, इसका व्हाइट कलर हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेट क्या होगा, रेड लिख रहे थे ना हम लोग। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा व्हाइट, इसका क्या हो जाएगा, व्हाइट, ये हो जाएगा आपका व्हाइट। अब देखो एक्सेस में अगर हम लोग यहां पर इसको चेंज कर लो, NH4OH कर दो, इसमें NH4OH कर दो, NH4OH। ओके, तो देखो इसमें एक्सेस अगर NH4OH डाला जाएगा तो क्या होगा, ये क्या सोल्यूबल हो जाएगा, नहीं दोस्तों ये इनसोल्यूबल रहेगा यहां पर, ये यहां पर क्या रह जाएगा, इनसोल्यूबल। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखो यहां पर FeSO4, ये इक्वेशंस बना लो फिर से, क्या इक्वेशंस बनेगा, देखो FeSO4 प्लस NH4OH, इसमें भी आपको 2 मोल्स लेना होगा, फिर बनेगा क्या, देखो यहां पर Fe हाइड्रोक्साइड, तो FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस प्लस एमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? अब देखो यहाँ पर जो कलर जो आ रहा है, यहाँ पर ये जो क्या है, ये देखो लाइट ग्रीन है, तो यहाँ पर भी डर्टी ग्रीन आएगा। चलो इसमें एक ही सेम वाला फॉलो करते हैं, तो रेड में ही लिख देते हैं आप लोगों को। तो ये आपका डर्टी ग्रीन आ रहा है। अब देखो ये सवाल नेक्स्ट है कि इसमें अगर एक्सेस में NH4OH डाला जाएगा तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली बात यहां पर भी क्या रह जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, यहां पर भी क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे FeCl3 के केस में, तो इक्वेशन बना लो आप लोग। तो इतना सारा मतलब जो हम लिख रहे हैं ना वो आप लोगों को आना चाहिए बस, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। FeCl3 प्लस यहां पर देखो 3 NH4OH लगेगा, 3 NH4OH यहां पर देना होगा, राइट। यहां पर कितना देना होगा, 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH4OH। तो चलो यहां पर करो Fe3 प्लस है ना यहां पर, तो इसलिए आपको 3 OH माइनस चाहिए, तो ऑब्वियसली यहां पर
हर एक NH4OH एक करके OH माइनस देता है, तो इसलिए 3 मोल NH4OH। ठीक है, अब बता दिए सब कुछ आप लोगों को। देखो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, FeOH होल थ्राइस होगा यहाँ पर आयरन 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर इसका नाम लिखना चाह रहे हो आप लोग तो देख सकते हो यार, फेरिक हाइड्रोक्साइड और आयरन ब्रैकेट में 3 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप लोग, आयरन ब्रैकेट में 3 हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका रेडिश ब्राउन। ये क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। ये हो जाएगा आपका रेडिश ब्राउन। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर ये ऑब्वियसली बात है कि एमोनियम सल्फेट बनेंगे, एमोनियम क्लोराइड, तो ये बन जाएगा आपका एमोनियम क्लोराइड 3 मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या इसमें NH4OH डालने से क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम लोग NH4OH डाले तो क्या इसमें सॉल्युबल हो जाएगा या नहीं होगा, बताओ। तो ऑब्वियसली बात है ये भी सॉल्युबल नहीं होगा, तो यहां पर आप लोग लिख लो कि इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक है, इनसॉल्युबल। अब चलो इसमें आते हैं, चलो इक्वेशन बनाओ CuSO4 प्लस 2NH4OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद ये क्या बनेंगे ना, कॉपर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड। जैसे हम यहाँ लिखे ना यहाँ पर, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो अगर नाम कोई लिख रहा है तो कॉपर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, इसका प्रेसिपिटेट बनाओ। और साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, एमोनियम सल्फेट, यानी कि NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कलर क्या होगा, ये ऑब्वियसली ब्लू कलर का था, तो यहाँ पर कलर इसका हो जाएगा पेल ब्लू। क्या हो जाएगा, पेल ब्लू कलर का, पेल ब्लू कलर का यहाँ पर हो जाएगा। ये डर्टी ग्रीन है दोस्तों यहाँ पर, तो रेड से मार्क कर रहे हैं, तो ये रेडिश ब्राउन है, ये आपका पेल ब्लू कलर का है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इसमें NH4OH एक्स्ट्रा डालने में ये क्या सॉल्युबल होंगे। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों यहाँ पर ये सॉल्युबल हो जाएंगे। ये चीज ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है कि ये तो सॉल्युबल हो जाएगा, ये सॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सब कुछ सही चल रहा है, जस्ट एक सेकंड के लिए देखने दो। हाँ ओके, तो चलो अब देखो यहाँ पर जिंक की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिएजेंट है दोस्तों, रिएजेंट डालो और बस आप लोग नोटिस करो, ऑब्जर्व करो क्या चीज आ रहा है। तो देखो सब एक्सपेरिमेंट के साथ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए एनालिटिकल केमिस्ट्री तो विद एक्सपेरिमेंट करेंगे सैंपल को स्टडी करने के लिए। और ये सारा चीज जो है ये हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेजर नहीं कर रहे कि कितना आयरन प्रेजेंट है इसमें, तो वो क्वांटिटेटिव में चला जाएगा। फिर तो देखो यहाँ पर जिंक सल्फेट कलरलेस है, तो इसमें हम लोग पहले लिखेंगे ZnSO4। फिर यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों NH4OH की। ठीक है, अब देखो ये जिंक 2 प्लस और हाइड्रोक्साइड आयंस, ये बनाएगा आपका जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस। ये देखो इसका कलर क्या होगा, पहले तो इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद कलर बताते हैं आप लोगों को। NH4 होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब तो ये भी सॉल्युबल होगा, तो इसको पहले लिख देते हैं यहाँ पर सॉल्युबल। अब देखो इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा आपका जिलेटिनियस व्हाइट, जिलेटिनियस व्हाइट। ठीक है, जिलेटिनियस व्हाइट। समझ में आया क्या हो जाएगा, जिलेटिनस व्हाइट, जिलेटिनस व्हाइट, ये आपका सॉल्युबल हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो लेड की अगर बात करें दोस्तों, लेड की अगर बात करें तो लेड क्या हो जाएगा, लेड फिर से आपका यहाँ पर क्लियर करेंगे चीजों को। लेड नाइट्रेट ले लो, चलो यहाँ पर बनाओ इक्वेशंस बनाओ, उसके बाद समझ में आएगा। लेड नाइट्रेट लिखो यहाँ पर PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NH4OH, ये हो जाएगा आपका क्या PbOH होल ट्वाइस। देखो सारा चीज लिख रहे तो मेरे साथ आप लोग भी लिखा करो, क्योंकि लिखोगे एक बार चीजों को तो आप लोग वो परमानेंट हो जाता है माइंड में। ठीक है, और ये आलसी मत बनो भाई। बहुत स्टूडेंट को हम देखें कि बस देखते वीडियो और सो जाते हैं। ठीक है, मतलब लिखता भी नहीं, इतना भी एनर्जी नहीं रहता उन लोगों के साथ। वो लोग ये मतलब साइकोलॉजी में चलते कि एक बार हम देख लिए मतलब मेरा दिमाग में सेट हो गया, इतना बड़ा मतलब कंफ्यूजन में रहता है ये लोग। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों, बहुत डिफरेंस है।
ऑनलाइन में आप लोग एक चीज को माइंड में एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको अच्छे से रिस्टोर करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा। पहले वीडियो को अच्छे तरीके पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखो, उसके बाद उसका नोट्स लिखो, उसके बाद उसको रिवीजन करो, तो इतना सारा प्रोसेस होता है, राइट। और ऑफलाइन में चीजें को आप लोग अगर बहुत अच्छे से सुनोगे तो वो ज्यादा याद रहता है। तो डिफरेंस तो है ही, लेकिन अभी तो आप लोगों के सामने पास तो नहीं पहुंच सकते, तो डेफिनेटली यही जरिया है, ऑनलाइन ही आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहे हैं जितना भी आता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर से आप लोग पढ़ाई करो और जो चीज बताएं अभी देख के, मतलब आप लोग फोन को ऑफ मत कर दो, मतलब देख लिए और फोन ऑफ कर दिए, बस खत्म। लेकिन आप लोग अगर कॉपी में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड्स रखा अपना कि हाँ सर ये कॉपर सल्फेट का कलर ये बताया थे, ये हम फोन में देखे थे एज ए वीडियो की तरह कि हाँ चलो ये देख लिए तो एक बार ये कॉपर सल्फेट हो गया, ऐसे ऐसे चलते चलते देख लिए, हाँ तो कुछ फायदा नहीं है। मतलब आप उससे बेहतर है कोई और चीज, एक गाना सुन लो, कोई और वीडियो देख लो, इससे कुछ नहीं फायदा रहेगा दोस्तों। अगर आप इसके साथ थोड़ा इंटरेक्शन अगर डेवलप नहीं कर रहे हो ना, कि इसमें आप नोट्स नहीं बना रहे हो, मान लो कि इसको और भी सेकंड टाइम्स नहीं देख रहे हो, तो इसमें अगर ये सब प्रोसेस एब्सेंट है आप लोग आपके पास, आप नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मेरा हिसाब से आप लोग अगर इस YouTube को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हो, तो मेरा एक सलाह है, आप लोग कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप बस YouTube में एक ऐसा सर का पढ़ाया हुआ वीडियो देखो जो कि समझ में आए और जो कंप्लीट है पूरा। ऐसा नहीं कि पूरा एक छोटा सा टॉपिक उठा के पढ़ा दिए, ठीक है, उसमें बहुत सारा व्यूज आ गए, चलो छोटा है तो व्यूज आएंगे, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। अगर लंबा वीडियो हो रहा है 1-1.5 घंटा और टीचर पूरा डेडिकेटिव के साथ लेक्चर को बनाया है, तो उस चैप्टर का पूरा है पूरा देखो। मान लो कि हमने जो है बनाया एनालिटिकल केमिस्ट्री NaOH, तो इस चीज को आप लोग पूरा देखो। देखने के बाद आप लोग ना बुक पढ़ो, अपने के पास जो बुक है सेलिना का है और भी बहुत सारा जो पब्लिकेशन आता है दोस्तों, वो बुक पढ़ो आप लोग, और बुक का हर एक वर्ड को समझो कि ये क्या हम समझ पा रहे हैं। सर का वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली वो चीज थोड़ा बहुत तो नॉलेज में रहेंगे कि हाँ ये ऐसा था, ये रिएक्शन ऐसा हो रहा था, इसका कलर ये था। वो चीज होता है कि ऑनलाइन को पढ़े और उसके बाद ऑफलाइन में आ जाओ, आप पूरा अपने पास बैठ के एकदम पूरा पेन पेपर लेके बुक को रख के एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, तब ना आप लोग को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो पाएगा और बहुत अच्छा रिजल्ट भी होगा। ऐसा नहीं कि पूरा ऑनलाइन देख लिए, ऑनलाइन आपका प्रोमोट कर सकता है, आपको एक्सेलरेट कर सकता है, आपका प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकता है, लेकिन आप लोग अपना पढ़ाई छोड़ दोगे पूरा ऑनलाइन के ऊपर भरोसा, तो बहुत खराब रिजल्ट होगा। ये मतलब बोलने में ठीक नहीं है, बट सच में ये पूरा फैक्ट है कि आप लोग अगर खुद का मेहनत नहीं कर रहे हो, या तो हम मेहनत कर रहे हैं ना, आप क्या कर देख रहे हो, और अगर आपका मेहनत ये बोलता है कि आपको अगर मेहनत करना है तो आप पूरा चीजों को लिखो, आप उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा, फिर बुक्स को पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ, फिर रिवीजन करो, ये आपका काम है। तो ये अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसा कर रहे हो कि वीडियो एक बार देख लिए और छोड़ दिए बस खत्म, तो उसमें नहीं होगा दोस्तों। एकदम पूरा क्लियर कट बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे बच्चे की तरह ये लेक्चर को देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट बन गया, नोट्स बन गया, अब बुक पढ़ो, बुक में और भी चीजें बहुत अच्छा अच्छा चीजें लिखा है, उसको पढ़ो तो याद रह जाएगा। तो बुक के साथ लगाओ, बनाओ दोस्तों, ठीक है। ये बोल रहे कि बहुत काम का चीज है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बात कर ली आप लोगों से, सो चलो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि लेड नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो रहा है। अब देखो ये क्या है कि यहाँ पर नाइट्रेट हो गया, और आपका देख पा रहे हो यहाँ पर लेड ऑक्साइड हो गया, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, और एमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा। क्या लिख रहे हैं हम, NH4NO3, ठीक है, ये NH4NO3 हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। अब तो लेड हाइड्रोक्साइड ये जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ अगर बात करें आपसे कि ये सोल्यूबल होगा कि नहीं होगा बताओ, तो ऑब्वियसली बात है सर, ये आपका कौन सा कलर में आएगा, तो कलर पहले लिख लेते हैं ना, इसका चौकी व्हाइट आता है, चौकी व्हाइट, चौकी व्हाइट आता है, और आपका ये यहाँ पर इनसोल्युबल रहता है, ठीक है। ये आपका क्या रहता है यहाँ पर, इनसोल्युबल। तो सारा चीज हो गया, अब एक बाकी है कैल्शियम। तो देखो कैल्शियम के साथ जो चीज होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर कैल्शियम के साथ, कैल्शियम के साथ जो चीज होने वाला है दोस्तों यहाँ पर, वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ना, एक पहले तो आप लोगों को एक बात बताते हैं, यहाँ पर एक स्टार मार्क लगाओ,
यहां पर एक स्टार मार्क लगाओ। NaOH और NH4OH, ध्यान देने वाली बात है, बहुत कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को क्लियर करो। देखो मेरे पास कैल्शियम का एक सॉल्ट है, कैल्शियम नाइट्रेट है। अब इस कैल्शियम नाइट्रेट में दोस्तों कौन सा आयन प्रेजेंट है? ना Ca2+ आयन प्रेजेंट है, जिसका कलर आप देख पा रहे हो कि कलर नहीं है। अब देखो ये अगर हम लोग NaOH के साथ इसका रिएक्शन करें, ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, NaOH के साथ रिएक्शन करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। ये बात तो समझ में आया आप लोगों को कि ये आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट आया था। लेकिन अगर यही चीज मतलब इसी में अगर ये रिएजेंट को चेंज करते हैं यानी कि NH4OH डाल दे तो क्या होगा? कोई भी प्रेसिपिटेट दोस्तों नहीं बनेगा। और एक्सेस में अगर डाले तो ये पूरा पूरी मतलब सॉल्यूबल है, ठीक है, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा यहाँ पर। तो इसको यहां लिख देते हैं हम कि जब हम लोग इसमें क्या डालेंगे NH4OH तो नो PPT विल फॉर्म, तो कोई भी PPT फॉर्म ही नहीं होगा। और ये क्या है कि एक्सेस NH4OH में क्या है कि सॉल्यूबल है। इवन एक्सेस जो है NH4OH इसमें क्या है? सॉल्यूबल है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये कि एकदम क्लियर सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर, एकदम क्लियर सॉल्यूशंस आएगा, एकदम क्या है कि क्लियर सॉल्यूशंस आएगा यहाँ पर, एकदम क्लियर सॉल्यूशन। बताओ बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी लो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो देखो ये आपका एमोनियम हाइड्रोक्साइड का था और उससे पहले हम लोग क्या देखे थे? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल आयन उसके साथ क्या प्रेसिपिटेट हो रहा है, क्या केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, और उसके बाद दोस्तों वो एक्सेस में वो रिएजेंट डालने में वो क्या सॉल्युबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारा चीज देख लिया ना। हाँ, तो फटाफट ये भी आप लोग कर लो और चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पर और भी क्या है कि ये जो होता है ना बहुत सारा मेटल, ये मेटल आपका एसिड के ये जो बेस होता है ना, लाइक ये सब एल्कली NaOH के, तो इससे इसके साथ कुछ रिएक्शंस करते हैं, तो उसी रिएक्शंस के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हेडिंग लगाओ, आप लोग हेडिंग लगाओ एक, इसको पहले इरेज करने दो। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो मेटल के साथ कुछ मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी कि कॉस्टिक सोडा के साथ, कॉस्टिक पोटाश के साथ रिएक्शंस करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मेटल है बताओ? तो रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ, इस कलर में लिखते हैं, रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ NaOH, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल्स का रिएक्शन। तो देखो पहला मेटल की बात करेंगे हम लोग, जिंक। तो जिंक के साथ NaOH का रिएक्शन करो, क्या होगा देखो, इसमें क्या बनेगा दोस्तों? एक बनेगा सोडियम जिंकेट। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट, ठीक है। अब देखो इसके साथ यहां पर क्या निकलेंगे ना, हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। तो सोडियम जिंकेट, इसका नाम लिख देते हैं यहां पर, जैसे कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हो, सोडियम जिंकेट। अब देखो जिंकेट आयन यहां पर से पढ़े थे ना हम लोग, जिंकेट आयन तो वही चीज है ना, ZnO2 2-, ये जिंकेट आयन है, ZnO2 2-, दिस इज द जिंकेट आयन। तो मेरे भाई ये आप लोगों को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एल्यूमिनियम के पास अगर चलते हैं तो एल्यूमिनियम के साथ ये इसका रिएक्शंस क्या होगा देखो। तो दोस्तों एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शंस होगा तो आप लोगों को ये चीज ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम जब भी रिएक्शंस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम ऑक्साइड के साथ, NaOH के साथ, तो यहाँ पर वाटर की जरूरत होगा। तो यहाँ पर 2-2 करके सबको लिख दो, 2-2 वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा? नहीं, यहाँ पर बनेगा आपका सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनेगा यहाँ पर दोस्तों? सोडियम एल्यूमिनेट, यानी कि NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट 2। अब देखो साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेंगे, ऑब्वियसली 6 हाइड्रोजन एटम है तो रिएजेंट। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो यही वाला चीज ना, यहाँ पर अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लेके अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले तो
क्या चीज होगा, देखो अगर रिएक्शंस करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन दोनों का, तो उसमें सेमी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर सोडियम के प्लेस में पोटेशियम लिख देंगे, बस और कुछ है नहीं। तो चलो जिंक जिंक प्लस 2 KOH, जिंक प्लस 2 KOH, ये आपका हो जाएगा क्या K2ZnO2। इसका नाम लिखो यहाँ पर पोटेशियम पोटेशियम जिंकेट, ठीक है, क्या नाम लिखे, पोटेशियम जिंकेट। नेक्स्ट लिखो यहाँ पर सेम चीज लिखो यहाँ पर 2Al प्लस 2KOH प्लस 2H2O। ये क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, नहीं यहाँ पर होगा 2KAlO2। फॉर्मूला सेम होगा, यानी कि सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस का जो बैलेंस होता है, चार्ज होता है मोनो पॉजिटिव के टाइम में, तो आप इसीलिए यहाँ पर बैलेंस, ये जो केमिकल फार्मूला होगा यहाँ पर भी सेम ही होगा, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस निकलेंगे, तो इसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनेट। ये भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम एल्यूमिनेट। देखो ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आया दोस्तों। देखो लेड के साथ अगर करेंगे तो लेड के साथ अगर करेंगे तो क्या होगा, पूरा चीज लेड एल्यूमिनेट बनेगी। लेड के साथ अगर मान लो कि इसका रिएक्शन हो रहा है NaOH का, तो लेड का साथ ये बनेगा Na2ZnO2, जैसा था लेड PbO2 होगा। लेड क्या होगा, ये सोडियम, देखो लेड यहाँ पर टू है, टू मतलब 2+2 में है, इसलिए प्लम्बाइट होगा ना, प्लम्बाइट PLUMBIT। IT होगा दोस्तों 80 मत लिखो, 80 होता है लेड जब 4+ में रहता है तो 80 होता है, पर 2+ में है इसलिए प्लम्बाइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर KOH देंगे तो पोटेशियम प्लम्बाइट होगा, बस वही चीज ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब देखो कुछ इसका ऑक्साइड की अगर बात करें तो मेटल ऑक्साइड भी क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शंस करते हैं। मेटल ऑक्साइड होगा कुछ, वो भी रिएक्शंस करेंगे। अब आप लोग एक बात बताओ कि मेटल ऑक्साइड, कौन सा मेटल ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे, मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा, ठीक है। तो देखो जैसे कि ZnO, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर रिएक्शंस करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखो रिएक्शंस वही होगा ZnO2 Na2ZnO2 होगा, Na2ZnO2 प्लस यहाँ पर वाटर बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, वाटर। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है ना एक्स्ट्रा, इसीलिए हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा, ये ध्यान देना है। अगर सिर्फ मेटल रहा है, अगर सिर्फ मेटल रहेगा तो हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड है, यानी कि मेटल के साथ ऑक्सीजन का बॉन्डेड है, इसलिए यहाँ पर वाटर नहीं निकलेंगे, पानी निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है मेरे बात, यहाँ पर अगर जिंक रहता तो हाइड्रोजन निकलता, लेकिन जिंक ऑक्साइड है इसी वजह से ऑक्सीजन के साथ निकलेंगे ये H2O के फॉर्म में, ठीक है। चलो इसको बैलेंस कर दो 2, तो देखो बैलेंस हो गया सारा, ये ZnO ये हो गया। अब देखो लेड ऑक्साइड की अगर बात करें तो लेड भी यही चीज होगा, यहाँ पर 2NaOH, ये हो जाएगा आपका Na2PbO2 लेड प्लम्बाइट प्लस वाटर। अगर ये KOH ले तो भी काम चल जाएगा, सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आपका K2ZnO2 प्लस H2O। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, लेड की बात करेंगे तो ऑब्वियसली लेड ऑक्साइड प्लस 2KOH, K2PbO2 प्लस H2। इसका नाम और एक बार लिख दे रहे हैं जैसे कि आप लोग को याद रहे, पोटेशियम प्लम्बाइट, ठीक है, क्या होगा, पोटेशियम प्लम्बाइट। क्लियर हो गया चीज। तो देखो ये ना कुछ ऐसी कुछ मेटल ऑक्साइड है जो एम्फोडोरिक होता है। एम्फोडोरिक का मतलब समझते हैं आप लोग, एम्फोडोरिक का मतलब समझ लो, एम्फोडोरिक का मतलब समझ लो कि देखो वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन
एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शंस करें। तो दोस्तों ये जो जिंक ऑक्साइड है ये तो बेस के साथ रिएक्शंस कर लिए, एल्काली के साथ रिएक्शंस कर लिए, ठीक है, एसिड और एल्काली दोनों के साथ रिएक्शंस करें। तो ये देखो आप NaOH के साथ रिएक्शंस तो कर लिए, क्या ये एसिड के साथ रिएक्शंस करेंगे? तो कर लेंगे। कैसे कर लेंगे? देखो ZnO प्लस HCl, ये हो जाएगा आपका ZnCl2 प्लस H2। तो क्या जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है? जी हाँ, जिंक ऑक्साइड आपका एम्फोटेरिक है। ये बात समझ में आया आप लोगों को? जिंक ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक है। अब देखो लेड ऑक्साइड की बात करें तो ये तो NaOH के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, यानी कि एल्काली के साथ रिएक्शंस हो रहा है। क्या ये एसिड के साथ रिएक्शंस करके देखते हैं। तो देखो लेड ऑक्साइड PbO प्लस HCl, तो यहां पर PbCl2 हो जाएगा प्लस H2। तो देखो यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये रिएक्शंस हो जाएगा। तो PbO जो है ये भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ऐसे करके जिंक, लेड, टीन भी होगा दोस्तों। यहां पर टीन की बात करें तो ये भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अगर बात करें Al2O3, ये भी हो जाएगा, राइट। टीन की अगर बात करें ये भी तो हो गया। अच्छा लेड की हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे हो रहा है? देखो ये यहां लेते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड देखो Al2O3, ये आपका NaOH के साथ रिएक्शंस करेंगे। तो यहां पर क्या बनेंगे? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर, ठीक है। क्या होगा? NaAlO2 प्लस वाटर, इसको बैलेंस कर लो 2। तो देखो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है बेस एल्काली के साथ रिएक्शंस कर रहे हैं, और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये HCl के साथ यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्शंस कर लेंगे। LCl3 प्लस 2AlCl3, यहां 6 लेना होगा, 3H2। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी क्या है? एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये आपका NaOH के साथ रिएक्शंस कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि KOH के साथ भी रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। KOH के साथ भी रिएक्शंस कर लेंगे। बस यही था दोस्तों यहाँ पर कि मेटल ऑक्साइड, बहुत सारा मेटल ऑक्साइड है जो कि आपके पास देखेंगे जो एसिड के साथ भी रिएक्शंस कर, बेस के साथ भी रिएक्शंस कर, एल्काली के साथ भी रिएक्शंस कर। तो ये सब एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का ध्यान रखना है। ZnO, टीन, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है। तो इतना सारा चीज, तो ये दोनों के साथ रिएक्शंस करेंगे। ऐसा रिएक्शंस आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे दिक्कत आप लोगों को यहां हो सकता है कि जिंकेट वाला फार्मूला ये सब तो नहीं होना चाहिए ना, ये क्योंकि पढ़ के आए हो जिंकेट का फार्मूला। अगर कोई स्टूडेंट रिवीजन नहीं कर रहे तो बात अलग है, नहीं याद रहेगा, क्योंकि इतना सारा चीज, इतना सारा केमिकल रिएक्शन से कॉन्सेप्ट तो पहला बात है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो आपको एक ऐसा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा जहां पर पूरा एकदम सारा चीज एकदम डिटेल में है, तब देखने का फायदा है। क्योंकि यहां देखो ये आपको लगभग 1 घंटा के आसपास हो गया, अब 10 मिनट में कैसे पढ़ा दे इसको बताओ आप? तो नहीं होगा भाई। जो जिन लोगों को लग रहा है कि 10 मिनट में हो जाए कंप्लीट, तो उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों दोस्तों एकदम शिद्दत के साथ, उन लोगों को एकदम पूरा नंबर चाहिए, आउट 90 प्लस और 95 प्लस, जो बहुत अच्छा मार्क्स है दोस्तों यहाँ पर बोर्ड्स में, पूरा भी ला सकते हो आप लोग, पूरा, ठीक है। तो ये क्लासेस को अटेंड करो, नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डाउट्स में आप लोग पूछो कि यहां नहीं हो रहा है, यहां सब दिक्कत हो रहा है सर, अब बताओ। अब क्या ही करे बताओ, एक टीचर इतना सारा चीज पढ़ाने के बाद, इतना मतलब डेडिकेशन देने के बाद, ठीक है, आप लोगों को भी तो कुछ रोल होता है ना आप लोगों का कि चलो हाँ वीडियो को शेयर करते, सब्सक्राइब करते सर का चैनल। तो दोस्तों यही होता है ना, तो बस ठीक है, लगे रहो आप लोग भी इस चैनल के साथ, एंड वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट बनाओ, और सारा जितना भी चैप्टर है ना आप लोगों का क्लास 10 में इस साल सब कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस आंसर भी डिस्कशन करेंगे, बस टाइम की बात है, ठीक है। धीरे धीरे अपलोड हो रहा है सारा चीज। चलो यहाँ पर तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री खत्म कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक्चर
उसके ऊपर होगा दोस्तों, तो जस्ट वेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय एवरीवन, ओके टेक केयर।